हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जिसमें कि हम 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो आज के सेशन में भी वही कंटिन्यू करेंगे, साथ ही अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फर्स्ट चैप्टर से पूछे जा सकते हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और जब कोई प्रश्न किसी टॉपिक से पूछा जाएगा तो उस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिखेंगे वो हम यहाँ पर सीख रहे हैं। ठीक है ना, तो वही कंटिन्यू करेंगे। चलिए, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन आपने देख लिया था। राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस विद वाटर एंड गिव इट्स टू यूजेस ऑल्सो। तो आपने देख लिया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जब वाटर से रिएक्ट किया करता है तो जिप्सम बनता है आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से रिएक्शन थी। और साथ ही क्या होता है, यूजेस की बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज क्या है आपका? प्लास्टर ऑफ पेरिस स्टैच्यूज बनाने में, मूर्तियां बनाने में काम में आता है। साथ ही जैसे फ्रैक्चर वगैरह हो जाते हैं तो आप देखते हैं कि डॉक्टर सपोर्ट के लिए व्हाइट कलर का प्लास्टर लगाते हैं, तो वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ओके, देन द टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई हैव एटॉमिक नंबर 12 to 17 रिस्पेक्टिवली। तो 12 आपका किसका होता है? 12 होता है 12 मैग्नीशियम का, 17 होता है क्लोरीन का। मैग्नीशियम और आपका क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे तो 282 आपका मैग्नीशियम का हो जाएगा, क्लोरीन का हो जाएगा 287। ओके, वहीं पर बात करेंगे कि कौन आपका एक्स वाई आर प्लेस्ड इन पीरियोडिक टेबल, यानी कि क्लोरीन और मैग्नीशियम कहाँ है। तो ये आप देखते हैं कि मैग्नीशियम और क्लोरीन आपके तीसरे नंबर के पीरियड में आपको देखने को मिलेंगे, विच इज मेटल एंड विच इज नॉन मेटल इन दीज एलिमेंट। तो धातु आपकी मैग्नीशियम है और अधातु है आपकी क्लोरीन। ओके, ये हो गया था। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेन डिफरेंस क्या है कि जो आपका मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है वो परमाणु के भार के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को लगाया गया है। वहीं अगर बात की जाए किसकी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो उसमें क्या किया गया है, उसमें परमाणु का क्रमांक लिया गया है और उसके बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को अरेंज किया गया है। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स गिव इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर मीथेन। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के कारण बंध बन रहे हैं उनको आपका क्या कहा जा रहा है? उनको आपका कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजी बंध कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मीथेन का इस प्रकार होता है कि इसमें एक कार्बन है और 4 आपके हाइड्रोजन है। तो सेंटर में आपका कार्बन आ जाता है और 4 आपके इस प्रकार से हाइड्रोजन आ जाते हैं। चारों हाइड्रोजन के जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन तो होता है हाइड्रोजन में आपका। तो इस प्रकार से एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये क्रॉस वाले 4 किसके हो गए? कार्बन के हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से एक एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है CH4 में यानी कि मीथेन में, और ये इसका क्या है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यानी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। Why do ionic compound have high melting point? Because ions फॉर्म होते हैं, और ions क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज एटम्स और निगेटिवली चार्ज एटम। तो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स देखने को मिलेगा, और उस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए क्या चाहिए होता है? बहुत ज्यादा हीट चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। दैट मीन्स कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा चले जाएगा। ओके, तो इसीलिए आपके जो गलनांक है वो क्या हो रहे हैं? हाई हो रहे हैं। Give an example of a non-metal which is a liquid at room temperature। तो ये मेटल है, METAL। नॉन मेटल कौन सा होता है आपका? ब्रोमीन होता है, जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ओके, डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है इसका एक। ओके, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? गिव 2 एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रकार की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। इसमें आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड इसका एग्जांपल देख सकते हैं। ओके, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। वाई, यानी कि तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थ क्या किए जाते हैं? नाइट्रोजन में प्रवाहित किए जाते हैं, या उनको स्टोर करने के लिए नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि
अगर वो खुले में रहेंगे तो आपके खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या है, वो खराब हो जाएंगी। उसके बाद क्या होता है, नाइट्रोजन का चूंकि ऑक्सीकरण नहीं होता है या बहुत कम मात्रा में होता है, तो नाइट्रोजन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, प्रति ऑक्सीकारक या एंटीऑक्सीडेंट की तरह किया जाता है, ताकि जो आपके खाद्य पदार्थ हैं उनका ऑक्सीडेशन ना हो पाए। ठीक है, इसीलिए उसका उपयोग किया जा रहा है और साथ ही उनको खराब होने से बचा रही है चूंकि नाइट्रोजन, तो उसका इस्तेमाल या प्रयोग किया जा रहा है। ओके, चलिए, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन हमने देखा था कि न्यूट्रलाइजेशन क्या है। तो न्यूट्रलाइजेशन आपकी ऐसी अभिक्रिया है जिसमें कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, आपका सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, तो एसिड प्लस बेस रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट और वाटर बनाएंगे, यानी अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ये हमने अपने अम्ल, क्षार और लवण वाले चैप्टर में भी देखा था। उदासीनीकरण इस अभिक्रिया को कहा जाता है। ओके, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर इन द फर्स्ट पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल। कितने तत्व पाए जाते हैं किसमें, फर्स्ट पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल, यानी कि जो आपके आधुनिक आवर्त सारणी है, उस आधुनिक आवर्त सारणी में जो पहला आवर्त है, आवर्त का मतलब क्या है, जो 36 पंक्ति है। ठीक है, तो उस 36 पंक्ति में जो फर्स्ट नंबर की है उसमें कितने तत्व पाए जाते हैं वो आपको बताने हैं, और वो कौन कौन से है। तो वहां दो ही तत्व आपको देखने को मिलेंगे, एक हाइड्रोजन होगा, दूसरा आपका क्या है, हीलियम है। जहां आपका हाइड्रोजन कहाँ है, सबसे लेफ्ट में रखा गया है, फर्स्ट जो आपका ग्रुप आता है उसमें, पहले समूह में, पहले वर्ग में। वहीं आपका जो कौन सा हीलियम है, तो वो यहाँ वर्ग 18 जो कि लास्ट है आपका राइट हैंड साइड में, उसमें रखा गया है, उस वाले वर्ग में 18, वर्ग 18 में, जिनको क्या कहा जाता है, अक्रिय गैसों का समूह कहा जाता है। उस समूह का पहला तत्व है हीलियम। वहीं हाइड्रोजन को यहाँ रखा गया है सबसे लेफ्ट में पीरियडिक टेबल में, और उसको अलग रखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से दो एलिमेंट पाए जा रहे हैं पहले पीरियड में, एक आपका क्या है, हाइड्रोजन H और दूसरा हीलियम He। ओके, राइट द नेम ऑफ टू एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रॉप्स क्या है, जब रासायनिक जो उनका कंपोजिशन है या कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेम है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपका थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो वहां पर अपर रूप पाए जाते हैं। और अपर रूप क्या होते हैं आपके, की फॉर्म्स होती है, जैसे मेनली है तो कार्बन ही, लेकिन उसके अलग अलग फॉर्म पाए जा रहे हैं। जैसे हम ग्रेफाइट की बात करें, इसके अलावा हीरे की बात कर रहे हैं, और बर्कमिस्टर फुलरिन के द्वारा जो फुलरिन वाला अपर रूप हम बोलते हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से 3 रूपों में पाया जाता है, और तीनों ही क्या है, अपर रूप कहलाएंगे, किसके, आपके कार्बन के। ओके, व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। ओके, तो जो सोडियम है उसको मिट्टी के तेल में संरक्षित करके क्यों रखा जा रहा है। ठीक है, आज का प्रश्न है, सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। ओके, प्रश्न है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रख रहे हैं डुबोकर। तो मिट्टी का तेल सबने देखा है, सोडियम आप लोगों ने अपनी लेबोरेटरीज में देखा होगा। ठीक है, सोडियम क्या है, जो आपकी धातुएं आती हैं उनमें जो क्रियाशील धातुएं हैं उनमें सोडियम का नाम आता है पोटेशियम के बाद। ठीक है, यानी पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील हो गया, उसके बाद सोडियम की क्रियाशीलता बताई जाती है। तो उसको केरोसिन में डुबोकर क्यों रख रहे हैं, तो केरोसिन में डुबोने से क्या तात्पर्य है, केरोसिन में डुबोने से तात्पर्य है कि उसको रखा जा रहा है स्टोर करके वहां पर। ठीक है ना, और क्यों रखा जा रहा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है, और वो अगर नमी के संपर्क में आती है, पानी के संपर्क में आती है, तो वो आग पकड़ लेती है। बहुत ज्यादा क्रियाशीलता होने के साथ किसी के भी साथ अभिक्रिया कर लेगी, इसीलिए उसको केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। ओके, sodium is high reactive element, a highly reactive element. If it is kept in open, it can explosively react with oxygen to catch fire. ठीक है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या कर लेगी, आग पकड़ लेगी। Hence to prevent accidental damage, तो जो आपका कुछ भी खतरा हो सकता है उससे, और कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, उससे बचाने के लिए सोडियम इज इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। ठीक है, तो उत्तर क्या लिखेंगे आप कि सोडियम बहुत अधिक क्रियाशील धातु है, एंड इफ इट इज केप्ट इन ओपन, और अगर ये खुले में रखी जाती है
तो यह है ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेती है। ठीक है, इसीलिए क्या कर रहे हैं कि कोई भी एक्सीडेंट ना हो, ठीक है, किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो, इसीलिए क्या किया जा रहा है, इसको केरोसिन में यानी कि मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जा रहा है। ठीक है, तो दुर्घटना होने से बचाने के लिए इसे केरोसिन में यानी कि मिट्टी का तेल में डुबोकर रखा जाता है। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिएक्टिविटी सीरीज, क्रियाशीलता श्रेणी क्या है, अभिक्रियाशीलता श्रेणी, और आपको इसके बारे में बताना है। तो रिएक्टिविटी सीरीज बच्चे क्या है, जो हम पढ़ रहे थे जब हमने धातु धातु के बारे में पढ़ा था, तो हमने कहा था कि एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है यानी कि विस्थापन अभिक्रिया, और जिसमें हमने ये रिएक्टिविटी की बात की थी। सक्रियता श्रेणी या सक्रियता क्या होती है, तो एक ऐसी सीरीज है, एक ऐसी श्रृंखला है या श्रेणी है जहां पर जो आपकी धातुएं हैं या जो तत्व हैं आपको उनको उनके क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखा गया, यानी जो सबसे ऊपर होगा उसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा है। ठीक है, और जो उसके बाद आएगी उसकी क्रियाशीलता उससे कम है। समझ रहे हैं क्या कहा गया कि तत्वों को या जो आपकी धातुएं हैं उनको उनके क्रियाशीलता के, यानी वो किस प्रकार से किसी से बॉन्डिंग कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं और क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, और इजीली रिएक्ट कर रहे हैं यानी नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्ट कर रहे हैं, या फिर एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ रही है, या फिर किसी रिएक्टेंट यानी कि प्रेरक का उपयोग करना पड़ रहा है, उनका इस्तेमाल करना पड़ रहा है अभिक्रिया को कराने के लिए। कोई भी अभिक्रिया अगर नॉर्मल कंडीशंस में हो रही है तो इसका मतलब उसकी अभिक्रियाशीलता ज्यादा है। अगर आपको हीट देनी पड़ रही है इसका मतलब क्रियाशीलता कम है। कोई उत्प्रेरक आपको चाहिए वहां पर जो अभिक्रिया को स्टार्ट कराए, इसका अर्थ भी क्या है कि वहां पर उसकी क्रियाशीलता कम है, जो अभिक्रिया करने गया है या जिसका उपयोग किया गया है अभिक्रिया कराने के लिए। तो यानी जिनकी क्रियाशीलता ज्यादा है यहाँ पर उनको ऊपर रखा गया है, और धीरे धीरे जब हम सीरीज में नीचे की ओर जाएंगे तो अभिक्रियाशीलता धीरे धीरे घटती जाएगी। ओके, तो इस प्रकार सीरीज में जो सबसे ऊपर है वो श्रेणी में सबसे ऊपर वाले तत्व क्या है, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, वहीं जो सीरीज में सबसे नीचे हैं वो कैसे हैं, कम अभिक्रियाशील हैं, या फिर कैसे हैं कि वो अभिक्रिया कर ही नहीं रहे हैं नॉर्मल कंडीशंस में भी और वैसे भी। ठीक है, तो सक्रिय श्रेणी समझ में आ गई। यहाँ पर आपको रिएक्टिविटी सीरीज भी बताई गई है कि सबसे ऊपर क्या है, मोस्ट रिएक्टिव, जिन्हें मैंने कहा यानी कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। यहाँ पे लिखेंगे सक्रियता श्रेणी किसकी है, धातुओं की। ठीक है, सबसे ऊपर क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील। और सबसे नीचे क्या है, सबसे कम क्रियाशील।
तो बच्चे इससे पहले आपके पास प्रश्न भी आया, क्या प्रश्न आया है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रख रहे हैं? तो क्यों रख रहे हैं? क्योंकि वो इस रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, और ऊपर वाली धातु यानी सबसे अधिक क्रियाशील। सबसे अधिक क्रियाशील से क्या तात्पर्य है कि नॉर्मल कंडीशन में वो ऑक्सीजन के संपर्क में अगर आ रही है तो अभिक्रिया कर रही है, और अभिक्रिया इस प्रकार से हो रही है कि वहां पर आग लग रही है, ठीक है, आग जल रही है। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या हो गया, आग लग गई सोडियम पे। और अगर पोटेशियम की बात करें तो इसके साथ भी यही होता है कि पोटेशियम आपका आग पकड़ लेती है नॉर्मल कंडीशंस में, अगर इसको खुले में छोड़ा जाएगा तो इसको भी आप क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहा कि सोडियम सबसे ज्यादा हो गया, उसके बाद जो आपका उससे भी ज्यादा हो गया वो क्या हो गया, पोटेशियम हो गया, यानी सबसे अधिक क्रियाशील क्या है, पोटेशियम है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कभी कभी 1 मार्क्स में कि सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे ज्यादा क्रियाशील जो धातु है वो कौन सी है, तो वो पोटेशियम, ठीक है। इसके बाद सोडियम है, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आपका आयरन, टिन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम जैसी धातु आती है, ठीक है नीचे। तो ये क्या है, ये आपकी सबसे कम क्रियाशील धातुएं हैं, सिल्वर, गोल्ड। तो ये नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्ट करती ही नहीं है, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जैसे गोल्ड की ज्वेलरी बनाई जाती है, तो क्यों बनाई जा रही है, क्योंकि उसका संक्षारण नहीं हो रहा है। खुले में अगर हम गोल्ड की ज्वेलरी पहन के घूमे तो वो खराब नहीं होगी। चांदी में आपका थोड़ा बहुत रस्ट हो जाता है, वो ब्लैकिश या ग्रे कलर का होने लगता है, ठीक है। तो वो क्या है, वो इस पर संक्षारण हो रहा है, इसका रस्टिंग हो रही है, यानी जो आपका सिल्वर है वो आसपास वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करके ऑक्साइड बना रही है, ठीक है। वहीं पर आप क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी के आधार पर आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं, जो मैंने आपको पहले भी कहा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक धातु दूसरे धातु को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित करती है, यानी हटाती है। सिंपली जैसे कि मैंने चैप्टर में बताया, दो दोस्त साथ में बैठे हैं और तीसरा कोई मित्र आता है, वो क्या करता है, उन दो में से एक को हटाना चाहता है। तो वो कैसे हटाएगा, जब वो खुद स्ट्रांग होगा। तो स्ट्रांग से यहाँ क्या तात्पर्य है, क्रियाशीलता से तात्पर्य, यानी कि जो ज्यादा क्रियाशील है वो अपने से कम क्रियाशील को हटा पाएगी। तो यानी जो सीरीज में ऊपर है वो अपने से नीचे वाली धातु को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देगी और अपना लवणीय विलयन बना देगी, ठीक है। जैसे कि हमने देखा है कि आपका एल्यूमिनियम है तो वो जिंक को विस्थापित कर सकती है, ठीक है। वहीं पर जिंक जो है, जस्ता आपका है, ये कॉपर को विस्थापित कर सकता है, ठीक है, आयरन को भी विस्थापित कर सकता है। लेकिन जो नीचे वाली धातु है, जो कम क्रियाशील है, वो अपने से ऊपर उपस्थित धातुओं को नहीं डिस्प्लेस कर सकती। यानी कि अगर हम बात करें कि आयरन को डाला गया ZnSO4 में तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, समझ रहे हैं। जैसे कि पहले हमने कहा FeSO4 का सोल्यूशन था, उसमें जिंक डाला गया, तो जिंक क्या करेगा, इस FeSO4 को हटा देगा, तो क्या बन गया, ZnSO4 का सोल्यूशन बन गया और Fe अलग हो गया, इस प्रकार से। और क्या हो रहा है, जिंक जो है वो ऊपर है आयरन से, इस वजह से जिंक ने क्या किया बच्चे, आयरन को हटा दिया, यानी जिंक क्या है, ज्यादा क्रियाशील है। वहीं अगर मैं कहूं कि इस ZnSO4 में आप Fe डालेंगे तो ये अभिक्रिया नहीं होगी, ये इसी प्रकार पड़े रहेंगे। क्यों, क्योंकि आप क्या कह रहे हैं कि जो जिंक है वो सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित है, यानी कि वो आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। तो कोई कम अभिक्रियाशील धातु अपने से अधिक अभिक्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ऐसा ही और किसके साथ हो रहा है, जिंक के, अगर जिंक के सोल्यूशन में आप कॉपर डालेंगे, क्या कहा, जिंक का सॉल्ट सोल्यूशन है, उसमें अगर आप कॉपर ऐड करेंगे तो कॉपर भी विस्थापित नहीं करेगी। लेकिन अगर वहीं पर कॉपर के सॉल्ट सोल्यूशन में आप जिंक को डालेंगे तो जिंक उसको क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जिंक की क्रियाशीलता क्या है, ज्यादा है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गई, आपकी सक्रियता श्रेणी हो गई। इसी के आधार पर अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आता है तो वो भी आप क्या कर लेंगे, बता देंगे कि किस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वहां पर होती है, ठीक है। चलिए अब आंसर, क्योंकि प्रश्न क्या था, सक्रियता श्रेणी क्या है, ठीक है, तो उसका आंसर लिखेंगे। ये प्रश्न हो गया, सक्रियता श्रेणी क्या है। आंसर क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज इज द सीरीज ऑफ मेटल्स बेस्ड ऑन देयर रिएक्टिविटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट. So the reactivity series of metals can be defined as a series of metals in order of reactivity from highest to lowest. It is also known as activity series. Okay? तो क्या कहा जा रहा है, सक्रियता श्रेणी
ऐसी श्रेणी है जिसमें धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा गया है। ठीक है, अब घटता क्रम क्या हो गया, यानी कि सबसे ऊपर जो धातुएं हैं वो क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील हैं। तो आप लिख सकते हैं कि सबसे ऊपर स्थित धातुएं सबसे अधिक क्रियाशील हैं। ओके, और वहीं नीचे स्थित धातुएं कम क्रियाशील है। ओके, चलिए आंसर नोट करेंगे बच्चे जल्दी से। तो ये प्रश्न आएगा एग्जाम में, चाहे सक्रियता श्रेणी का आए या फिर आपका किसका आएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया का आएगा। ठीक है, कि या फिर प्रश्न आ सकता है कि प्रश्न आएगा कि जैसे मैंने बोला कि जिंक तो आयरन सल्फेट के सोल्यूशन से आयरन को विस्थापित कर रहा है लेकिन आयरन नहीं कर रहा है, तो आपको एक्सप्लेन करना है क्यों। तो आप वहां पर बताएंगे कि क्यों जिंक कर रही है, क्योंकि जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील है, लेकिन आयरन क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि आयरन कम अभिक्रियाशील है। ओके, तो इस तरह से अगर ये प्रश्न आता है या विस्थापन अभिक्रिया का प्रश्न आता है तो आप लोग कर ले जाएंगे। ओके, चलिए, व्हाट हैपन्स व्हेन जिंक ग्रैन्यूल्स आर हीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। क्या होता है जब आपके जिंक ग्रैन्यूल्स यानी कि जस्ते के दानों को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, ऊष्मा दी जाती है, कहाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में। ठीक है, चलिए लिखिए प्रश्न। जिंक के दानों को, या जस्ता भी आपके पास, जिंक के दानों को किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा। ठीक है, ऊष्मा देने से क्या तात्पर्य, गर्म करना। ठीक है, यानी तापमान बढ़ाएंगे, विलयन में डाल दिया और फिर तापमान बढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। द रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस, एक धातु क्या कर रही है, यहाँ पे जिंक क्या है आपके बच्चे, जिंक है आपकी धातु। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका, सोडियम और हाइड्रोक्साइड ये क्या है आपका, ये है एक क्षार। यानी कि हमने कहा देखा था, हमने देखा था रासायनिक गुणों में, किसके रासायनिक गुण, धातुओं के, अधातुओं के। कब, जो हम धातु और अधातु का चैप्टर पढ़ रहे थे वहां पर हमने कहा था कि धातु की रासायनिक गुणों में वो अलग अलग तत्वों से आपकी अभिक्रिया करती है। तो वहीं पर हमने कहा था कि धातु क्षार और अम्लों के साथ भी अभिक्रिया करती है। तो यहाँ पर धातु एक क्षार के साथ अभिक्रिया कर रही है। तो द रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस, यानी कि अभिक्रिया हो रही है किसकी, धातु की क्षार के साथ। द मेटल रिएक्ट विद द बेस टू फॉर्म इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट अलोंग विद हाइड्रोजन गैस। क्या होता है कि जो धातु होती है वो अभिक्रिया करती है किससे,
क्षार के साथ क्या बनाने के लिए, कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट, यानी कि धातु अब अपना सॉल्ट बना लेगी along with हाइड्रोजन गैस, और साथ में क्या निकलेगा आपका, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। द जनरल केमिकल रिएक्शन इज एज फॉलो, जो जनरल केमिकल रिएक्शन होगी वो क्या होगी, मेटल बेस से रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस आपकी अलग होगी। द गैस प्रोड्यूस्ड बर्न विद अ पॉप साउंड कंफर्मिंग द गैस टू बी हाइड्रोजन गैस, यानी पॉप साउंड के साथ, पॉप ध्वनि के साथ एक गैस क्या करेगी, जलेगी, या वहां पर प्रोड्यूस हो रही है, वो क्या है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन गैस वहां पर बनी, तो आप कंफर्म कैसे करोगे, तो उसको बर्न करेंगे, अगर उसको फ्लेम के पास ले जाएंगे तो वो पॉप साउंड के साथ क्या करती है, जलती है, पॉप की साउंड आएगी। ठीक है ना। और यहाँ पर आप रिएक्शन भी लिखेंगे, जहां पर हमने क्या कहा, जिंक, जिंक के लिए क्या लिखते हैं, Zn। ठीक है, जिंक आपकी किसके साथ अभिक्रिया कर रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है Na सोडियम हाइड्रोक्साइड OH। ठीक है, इसके साथ इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का सिंबल आप लगाते हैं अपने एरो के ऊपर कि हीट कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, यहाँ पर सोडियम जिंकेट बनता है बच्चे। ठीक है, और सोडियम जिंकेट क्या होता है आपका, Na2ZnO2। ठीक है, क्या कहा, Na2ZnO2। ठीक है, सोडियम जिंकेट बन गया, एक अपना सॉल्ट बन गया है। उसके बाद क्या होगा, हमने क्या कहा, साथ में हाइड्रोजन गैस भी तो निकलेगी, यानी कि H2 आपकी अलग हो जाएगी। ओके, और इस प्रकार से आप क्या कर लेंगे, फिर रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। ओके, चलिए, तो क्या, द रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस, धातु की क्षार के साथ अभिक्रिया। ओके, तो क्या हो रहा है, द मेटल रिएक्ट विद बेस, लिखिए धातु क्षार से, नोट करिए, नोट आप लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ, धातु क्षार से अभिक्रिया करके क्या बनाएगी, संगत लवण व हाइड्रोजन गैस देती है। ठीक है, अब संगत लवण से क्या समझे, डिपेंड करता है कि क्षार कौन से प्रकार का है और आपकी धातु कौन से प्रकार की है। ठीक है, और यहाँ पर आपको जनरल जो केमिकल रिएक्शन है, यानी कि सामान्य रासायनिक अभिक्रिया, या जो आप कॉमनली यूज करेंगे, वो क्या है, आपकी धातु रिएक्ट कर रही है किससे बच्चे, क्षार से रिएक्ट कर रही है, और क्या बन रहा है, ये बन रहा है लवण, और साथ में आपकी क्या बन रही है, हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पर आप लिख देंगे साथ में कि इस हाइड्रोजन गैस की पुष्टि आप कैसे करेंगे, उसको जो गैस वहां पर बन रही है जब वो प्रोड्यूस होगी, और जब आप क्या करोगे, उस गैस के को फ्लेम के सामने ले जाओगे, तो कुछ ऐसे फट फट वाली पॉप की सी आवाज आएगी। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज के सेशन में जितने प्रश्न कराए गए हैं ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इन्हीं प्रश्नों में अब जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह कुछ भी दे सकते हैं। सपोज पूछ लिया कि धातु की क्षार के साथ अभिक्रिया बताइए या रासायनिक गुण बताइए आपके धातु के, तो वहां आप ये बताएंगे कि धातु क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। ओके, तो इस सेशन में जितने प्रश्न कराए गए हैं वो आपको रिवाइज करने हैं अच्छे से। कोई डाउट होगा, मन में प्रश्न होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे, और अपने आने वाले सेशन में फिर से हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।